व्यूअर्स, मैं हूं आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। अब आज हमें जो ज्वाइन किया है जी, हमें ज्वाइन किया है मारिया इकबाल तराना ने। मारिया को आप ने जो है वो ट्विटर पे भी देखा है, बहुत एक्टिव हैं ये, खास तौर पे कश्मीर के हवाले से, और टीवी चैनल्स पे भी आती रहती हैं और कश्मीर के बारे में बात करती रहती हैं। मारिया एक कश्मीरी एक्टिविस्ट भी हैं और इसके अलावा मारिया पीपल्स पार्टी से भी जो है मुंसलिक हैं। वहां पे भी उन्होंने जो अपनी एक्टिविटीज हैं वो हमें बताएंगी कि क्या हो रहा है आजकल। वेलकम टू द शो मारिया। थैंक यू आरजू, थैंक यू फॉर हैविंग मी। क्या हो रहा है आजकल? सबसे पहले तो ये बताएं मारिया कि आपके नाम के साथ लिखा जाता है कश्मीरी एक्टिविस्ट, तो इस हवाले से आप थोड़ा सा बताएं कि आप उसमें क्या काम कर रही हैं और किस तरह से आप कश्मीर कॉज को आगे लेके जा रही हैं। अच्छा, आरजू कश्मीरी एक्टिविस्ट तो हैं ही हैं, पर एक जिक्र करना चाहूंगी इससे पहले कि मैं पूरा अपना तारुफ करवाऊं। मैं फॉर्मर चेयरपर्सन भी हूँ कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन की। अभी ही मेरा रिसेंटली टेन्योर ओवर हुआ था फरवरी में। तो उसके बाद से ये है, उससे पहले भी हमेशा से मैं जो थी कश्मीर के लिए, क्योंकि मैं एक ऐसे घर में पैदा हुई थी जहाँ पर हमेशा कश्मीर के लिए बात की जाती थी, कश्मीर के लिए आवाज उठाई जाती थी। मेरा ताल्लुक मुजफ्फराबाद से है। मेरे वालिद साहब खुद एक सहाफी थे और फिर ऐसा ही था कि जब से मैं बड़ी हुई थी तो मुझे ऐसे लगता था कि अपने लिए तो हर कोई जीता है, पर ये है कि उनके लिए जीना बहुत जरूरी है कि जिनकी कोई आवाज नहीं है। ऑफ कोर्स मेरी आइडेंटिटी भी क्योंकि कश्मीरी है, तो मुझे हमेशा ये लगता था कि एक ये फर्ज और एक कर्ज है कि मुझे हर हालत में जिंदगी में, मैं चाहे जो भी कर रही हूँ, पर मुझे कश्मीर के लिए आवाज उठानी है। तो कश्मीर का जैसे कि आपने देखा बहुत सालों से जो है इसी तरह से मसला जो चल रहा है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान। और कश्मीरी जो है वो आप देखा कि बहुत अब दुनिया तो अभी लॉकडाउन की बात कर रही है, मगर कश्मीरी जो है वो पिछले कई अरसे से, पिछले साल अगस्त से जो है वो लॉकडाउन में थे। मार्च में ही कुछ दिनों के लिए उनके बच्चे जब स्कूल जाना शुरू हुए थे तो अचानक से ये पेंडेमिक सिचुएशन क्रिएट हो गई और फिर उसके बाद से फिर वो अपने घरों तक महसूर हैं। और क्या जानना चाहेंगी आप? मारिया, ये आजाद कश्मीर से है ना? आप इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर की बात तो नहीं कर रही? मैं खुद आजाद कश्मीर से हूँ, ठीक है। पर मैं बात कर रही हूँ, मैं आवाज उठाती हूँ जहां से मैं ओरिजिनली बिलोंग करती हूँ, मकबूजा कश्मीर। ठीक है जी। तो आप मुझे ये बताइए कि उसके लिए आप क्या कर रही हैं, आपने क्या क्या एक्टिविटीज की हैं इसमें कि कश्मीरियों की जो आवाज है वो दुनिया सुन सके। देखिए जी, एक तो मेरा अपना थिंक टैंक इंस्टीट्यूट है यूथ फोरम फॉर कश्मीर के नाम से, और 2016 में अगर आपको याद हो तो बुरहान वानी का वाकया हुआ था। उसके बाद से एकदम से पूरी दुनिया जो थी वो सख्ती की सी कैफियत में थी, कोई आवाज पूरी दुनिया से बुलंद नहीं हो रही थी। मेरे और मेरे कुछ साथियों ने 26 कंसेक्यूटिव जो फ्राइडेज थे उसके ऊपर एक सॉलिडारिटी शो करने के लिए, जबकि पूरा जो कश्मीर था वो 6 महीने के लिए बंद था, तो लाल चौक जो जहां पर इजाजत नहीं दी जाती थी लोगों को इकट्ठा होने के लिए, तो हमने उन सिंबॉलिकली जो थे अपने यहाँ पर एक आजादी चौक, बाद में गवर्नमेंट ने उसका नाम रखा, वहां पर हम और हमारे साथी कुछ इकट्ठे होते थे। और हमारे इकट्ठे होने का मकसद भी यही होता था कि जब तक एक एक शख्स को, खासतौर पे आजाद कश्मीर के लोगों को जो कि स्टेक होल्डर हैं इस डिस्प्यूट के अंदर, उनको पता नहीं चलेगा कि उन्होंने कश्मीर के लिए आवाज कैसी उठानी है। क्योंकि बात यही है कि मैं कहती हूँ कि हम अपने आप को आइडियोलॉजीज में स्प्लिट ना करें, और नौजवानों को भी यही पैगाम देती हूँ जो दुनिया भर में बैठे हैं और खासतौर पे जिनकी आइडेंटिटी कश्मीरी है, क्योंकि आप अपने राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए स्ट्रगल करें। ठीक है, जब आपको अपना ये राइट मिल जाएगा तो मेरा ख्याल है कि आपके लिए जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी, कि चाहे आइदर आप इंडिया, पाकिस्तान या अपनी चॉइस के साथ इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। मगर तब तक के लिए हमें सबको यकजुबान होना बहुत जरूरी है, हमें एक पेज पे होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम ऐसे बटे रहेंगे मेरा ख्याल है कि मसला जो कश्मीरियों का है, जो कि मेजर स्टेक होल्डर्स हैं, वो भी इसको किसी एक स्टेज तक नहीं पहुंचा सकते। और फिर उसके अलावा ये है आरजू कि हम वक्तन फवक्तन कश्मीर के हवाले से जो एक्टिविटीज करते रहते हैं, खासतौर पे हमारा फॉरेन सर्विसेज एकेडमी के साथ था। जब भी उनका कोई डिप्लोमेट्स का या एम्बेसडर्स का कहीं भी दुनिया के किसी भी कहीं से भी आते थे फॉरेन सर्विसेज एकेडमी में, तो हम उनसे रिक्वेस्ट करते थे कि हम एज ए कश्मीरी जो हैं एक्टिविस्ट जो हैं उनके साथ अपनी बात करना चाहते हैं। और जितने भी ऐसे लोग जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर रहते थे,
या वहां से किसी जुल्म सितम के बायस यहाँ पर हिजरत कर कर आ गए, तो उन लोगों से मुलाकात, उन लोगों से बात, फिर उसके बाद ब्रिटिश जो हमारे एमपीज हैं, जब भी उन्होंने कभी कोई ऐसी करारदाद पेश करना चाहिए हाउस ऑफ लॉर्ड्स में या अपने पार्लियामेंट में, तो हमने उनको असिस्ट किया, लॉर्ड्स को किया। उसके अलावा जो मेंबर ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट हैं, उनको भी बहुत सारी दफा जो पार्लियामेंटेरियंस थे उनको भी जो था सबूत चाहिए होते थे, उनको बात करनी होती थी किसी से, तो डेफिनेटली वी वर ऑलवेज देयर फॉर देम। और आपने देखा होगा कि यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट आई थी 2018 में, 14 जून 2018 को, और वो जो थी, जाहिर है वो बहुत सारे कश्मीरियों की एक काविश थी, जिसको सब कश्मीरियों ने मिलके जो था इसके ऊपर काम किया। और फिर जाहिर है 70 सालों में पहली दफा यूनाइटेड नेशंस की तरफ से एक रिपोर्ट आना, फिर उसके बाद जनवरी 10 को 2019 में को यूरोपियन पार्लियामेंट ने जो था वो एक रिपोर्ट पेश की थी, फिर ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियंस ने रिपोर्ट दी थी। तो ये वो सारी रिपोर्ट्स थी कि जो कि पहले कभी हम देखते थे माजी में मंजर आम पे नहीं आती थी, क्योंकि हमेशा कश्मीरियों को टैग कर दिया जाता था कि जी ये तो एक जो है वो गन कल्चर को सपोर्ट करते हैं, ये और गलत किस्म का तासुर दिया जाता था कि शायद ये टेररिज्म है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने राइट्स के लिए फाइट करना, जहां पर आपके लिए आपके पास राइट टू स्पीच ना हो, फ्रीडम टू एक्सप्रेशन ना हो, फ्रीडम टू असेंबली ना हो, और दूसरी बात ये कि आपके ऊपर इतने काले कानून जो हैं वो लागू किए जाएं, जैसे टाडा, पोटा, आर्म फोर्स पावर सेफ्टी एक्ट, जो कि ऐसा काला कानून है which gives impunity to their forces to kill anybody anywhere anytime। ये वो सारी चीजें थी जो कि मुसल्लत की गई थी, और फिर कश्मीरी उसके लिए बात उठाते थे। और आज का नौजवान बहुत पढ़ा लिखा है, उसको अपने राइट्स के बारे में पता है। ये कोई मेरे ख्याल है 20वीं या 20वीं सदी की बात नहीं है, या सोशल मीडिया का दौर। हर इंसान को पता है कि जो भी जुल्म और सितम होते हैं, जो भी चीजें हैं वो रिकॉर्डेड हैं, वो एक इस वक्त हमारे हिस्सा है हमारा। मारिया यहाँ एक चीज मैं और पूछना चाहूंगी आपसे। मुझे आप थोड़ा सा ये भी बताइए, हम जैसे आजाद कश्मीर की तरफ आते हैं और इस पे ही थोड़ा सा फोकस करते हैं, कि मुझे ये बताइए कि आजाद कश्मीर में अभी तक क्या डेवलपमेंट हुई है, स्कूल यूनिवर्सिटीज कितने हैं, हॉस्पिटल्स की क्या सिचुएशन है, एयरपोर्ट्स का क्या है, तो वो आप मुझे थोड़ा सा बता पाएंगी कि ताकि हमें मालूम हो कि वहाँ पे डेवलपमेंट का कितना काम हुआ है। हाँ आरजू, ये एक अच्छा सवाल है, क्योंकि हमारे आजाद कश्मीर के 10 डिस्ट्रिक्ट हैं, और जहां से मैं भी आपसे बात कर रही हूँ ये मुजफ्फराबाद आजाद कश्मीर है, और ये हम इसको कैपिटल कहते हैं स्टेट के इस हिस्से का। और मुजफ्फराबाद में के अलावा हमारे पास 3 मेडिकल कॉलेजेस हैं, हमारे पास यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी के बहुत सारे कैंपस हैं, कोटली, मीरपुर, संधोती और ब्रावलाकोट वहां पर हैं। और हमारे पास एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है, 3 मेडिकल कॉलेजेस हैं मीरपुर में, रावलाकोट में और मुजफ्फराबाद में। उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर आप बात करें, हॉस्पिटल्स की बात करें, तो वी हैव हॉस्पिटल्स एज वेल इन मेजर सिटीज। उसके अलावा बेसिक हेल्थ यूनिट्स जो हैं वो आपको नजर आएंगे हर जगह पर। हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, डेफिनेटली अभी पिछले 4-5 सालों से जो आजाद कश्मीर का जो टूरिज्म था वो काफी उस पे था, पीक पे था। काफी ज्यादा टूरिस्ट जो थे वो पाकिस्तान से आते थे। उसके अलावा अगर मुल्क से बाहर से आते थे तो उनको एनओसी लेना पड़ता था। मगर पिछले साल जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है, उन्होंने इमरान खान साहब ने इसमें नरमी की, और पिछले साल मार्च में हमने पहले जो एक इंटरनेशनल टूरिस्ट थे उनको वेलकम किया विदाउट एनओसी। तो जो हमारे जो यहाँ पर जरिया मुआश है बहुत सारे लोगों का, एक तो सरकारी नौकरियां हैं, उसके अलावा स्कूलिंग बहुत, टीचिंग बहुत सारी खवातीन करती हैं। हमारे पास हमारे यहाँ के लोकल डॉक्टर्स ही होते हैं, जो भी पढ़ कर आते हैं वो लोकल ही सर्व करते हैं। फिर उसके अलावा ये है कि टूरिज्म जब से अपनी को पहुंची हाइट को, उसने कुछ अपना पकड़ा, क्या कहूँ लफ्ज क्या होना चाहिए, सॉरी जब से पीक पर गई तो फिर उसके बाद से ये था कि यहाँ पर लोगों ने जो था अपने जो भी गेस्ट हाउसेस बनाए, फिर
इस तरह की जो एक्टिविटीज होती हैं। उसके अलावा हमारा सबसे हैंडीक्राफ्ट एक बहुत जो जबरदस्त चीज है वो मैं आपको कहना चाहूंगी। यहाँ पर पेपर माशी, यहाँ पे लकड़ी का काम, जो हम वुड कार्विंग होती है वो होती है, गब्बा साजी होती है, फिर कश्मीरी जो धागे हैं उनसे काम, फिर कालीन बानी, ये सारी चीजें जो हैं ये हमारे यहाँ का हिस्सा है, पेशा भी है और कमाई का जरिया भी। और उसके अलावा ये है कि हॉस्पिटल्स एयरपोर्ट्स उनके बारे में आप क्या कहेंगे? रोड्स? हाँ, हॉस्पिटल्स का तो मैंने आपको बताया। रोड्स का ये है, रोड्स का अब जब आप आएंगी तो मेरे ख्याल से आप आएंगी थी तो आपने देखा होगा कि किस कदर खूबसूरत सड़कें थी। मेरे ख्याल से जैसे ही आप कोहाला क्रॉस करते हैं, आप आजाद कश्मीर में एंटर होते हैं, उसके बाद से आपने देखा कि एक सड़कों का जो खूबसूरत जाल बिछा हुआ है, यहाँ से लेकर आप बॉर्डर तक गई। दोनों साइड पे बॉर्डर्स की भी आपने सूरत हाल खुद ही मेरे ख्याल से देखी थी, तो आपको बेहतर पता होगा, बजाय कि मैं अपने मुंह से बहुत ज्यादा तारीफ करूं अपनी ही जगह की। तो जहां तक एयरपोर्ट्स की बात है आरजू, ऐसा है कि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से हमारे पास 3 एयरपोर्ट्स थे पहले। 2 एयरपोर्ट्स रावलाकोट में और यहाँ पर मुजफ्फराबाद में। तो टूरिस्ट आया करते थे 80s के 90s में, जब बहुत ज्यादा जो थी वो ये आजादी की जो ख्वाहिश थी, ये जब अपने जोर पर थी, तो फिर उसके बाद सिक्योरिटी रीजंस की वजह से एयरपोर्ट्स को बंद कर दिया गया था, क्योंकि हमारा जो एक तो डिस्प्यूटेड रीजन है, उसके अलावा ये है जो फिजाई हदूद है वो 3 तरफ से घिरी हुई है। तो ये जो था सिक्योरिटी रीजंस की वजह से एयरपोर्ट फंक्शनल नहीं है। मुझे मारिया ये बताएं कि आजकल जैसे आपको पता ही है कि कोरोना वायरस जो है वो पूरी दुनिया में फैला हुआ है और आजाद कश्मीर में से भी कई केसेस निकले हैं, लेकिन आप समझती हैं कि यहाँ पे जो पीटीआई की गवर्नमेंट है, इमरान खान साहब की गवर्नमेंट है, पूरे पाकिस्तान की बात हो रही है जिसमें आजाद कश्मीर भी शामिल है, आप सेटिस्फाई हैं जिस तरह का लॉकडाउन चल रहा है, जिस तरह की फैसिलिटीज दी जा रही हैं, या कुछ और होना चाहिए? आरज़ू, एक तो बात ये है कि मुझे ये जहाँ तक अगर आप क्योंकि मैं मुजफ्फराबाद में थी उन दिनों में जब लॉकडाउन की बात हो रही थी, शुरू होने जा रहा था, और उससे पहले मैं इस्लामाबाद में थी ज्यादा टाइम, तो लोग इसको इतना ज्यादा सीरियस नहीं ले रहे थे। वो इसलिए नहीं ले रहे थे कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई जो थी वो इस कदर ना इश्तिहार चल रहे थे, ना आगाही की कोई मुहिम थी। तो उसमें एक आम बंदे का तो कसूर नहीं होता है ना, उसमें जो गवर्नमेंट जो चीज को डिसाइड करती है और सीरियस लेती है, मेरे ख्याल से बाकी लोग भी उसी तरह से चलते हैं। आज हमें गवर्नमेंट ये बताएगी कि भाई अगर फलां जगह पर जो है वो धमाका होने वाला है और आपने अपने आप को सेव करना है, तो जाहिर है वो एक क्रेडिबल सोर्स से इंफॉर्मेशन आएगी, तो हम सब यही कोशिश करेंगे कि हम अपने आप को बचा कर रखें। एक मिनट, रिकॉर्डिंग हो रही है? वन फ्लो में ही जाने की कोशिश करती हूँ। हाँ, बताइए। अच्छा, फिर ऐसा है कि जब भी कोई इंफॉर्मेशन जो है वो क्रेडिबल सोर्स से आती है, तो मेरा ख्याल है अवाम उसको ज्यादा तवज्जो से सुनते हैं और उस पर अमल करने की कोशिश करते हैं। तो जब मैं फेडरल टेरिटरी इस्लामाबाद में भी थी, तो मेरा ख्याल है कि मार्च के पहले हफ्ते तक कोई इतना ज्यादा इसको सीरियस नहीं ले रहा था। और जब आहिस्ता आहिस्ता जब मैं आजाद कश्मीर आई किसी काम से, और फिर मुझे पता चला कि यहाँ पे लॉकडाउन की सूरत हाल जो है वो फौरन ही उसका निफाज होने वाला है, तो हमें इस चीज की सीरियसनेस का अंदाजा होने लगा कि भाई ये पेंडेमिक सिचुएशन है। अगर 100 साल पहले जो था स्पेनिश फ्लू आया था, तो उस वक्त भी 15 से 20 मिलियन लोग जो थे वो इसका शिकार हुए थे। तो बेशक हम 21वीं सदी में रहते हैं, पर ये बीमारियां जो हैं, जरूरी नहीं है कि ये बीमारी जो है किसी का रंग देखकर, काला गोरा देखकर, या अमीर गरीब देख के, या कुछ भी देखकर आएगी, कोई मजहब देखकर आएगी। बस ये पेंडेमिक सिचुएशन है। सो इसका यही है कि गवर्नमेंट हमें बताए कि एक्चुअली किस किस्म की बीमारी है और किस तरह से हमने इसके ऊपर मिल के जो है वो काबू पाना है। यहाँ पर मैं 2 लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि जो पाकिस्तान के 2 हीरो हैं। एक तो जो सिंध गवर्नमेंट के मुराद अली शाह साहब हैं, और दूसरे राजा फारूक हैदर खान साहब हैं, जो कि प्राइम मिनिस्टर आजाद जम्मू एंड कश्मीर हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने कश्मीर से कराची तक जो था वो पाकिस्तान को सेव किया इस पेंडेमिक सिचुएशन में, 1 महीने तक लॉकडाउन रखकर, और फिर बताया लोगों को। और हर जगह पे आप यकीन कीजिए कि हर गली और नुक्कड़ पे ये ऐलान हो रहा होता था। बाकायदा एक सुजुकी घूम रही होती थी, तो उसने वो लाउड स्पीकर लगाया होता था और उसमें बताया जा रहा होता था, अवेयरनेस
अवेयरनेस दी जा रही होती थी कि प्लीज घर से मत निकलें, ये टच से हो जाएगा, और ये दूसरे साथ बैठने और बात करने, और करीब जब जिसको भी है वो आए राब्ता करे, ये हेल्पलाइन नंबर है। ये वो सारी चीजें थी जो गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से अप्लाई की। और ऐसा ही था कि सिंध में भी हमने देखा। फिर बात करती हूँ मैं इस्लामाबाद की। अभी मैं पिछले दिनों एक काम से सुप्रीम कोर्ट गई, तो वहां पर एक दिन का था मुझे काम। तो मैंने देखा कि इर्द गिर्द के जो लोग थे विदाउट मास्क, विदाउट क्या कहते हैं ग्लव्स, एवरीबडी वाज आउट। इट वाज लाइक बिल्कुल ट्रैफिक भी नॉर्मल के हालात की तरह चल रही थी। तो आई वाज क्वाइट सरप्राइज कि जो गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट, इसको सीरियस क्यों नहीं ले रही है। उसने लोगों को बताया क्यों नहीं? ठीक है, आपने कर्फ्यू में नरमी दी है, मगर सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो भी कहीं पर नजर नहीं आ रही थी। लोग मेरे ख्याल है दुकानों में भी एक दूसरे के साथ साथ चिपक के खड़े हैं। तो ये वो सारी चीजें थी जिसमें मुझे ये लगा कि कहीं ना कहीं जो है हम इससे बहुत ज्यादा वेल अवेयर है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने हमें बार बार इस चीज को बताया कि भाई आपकी जान अपनी है और आप इसको बचाएं। वही जो आज नाजरीन यहाँ पर देख रहे हैं, मैं उनसे भी यही कहना चाहूंगी कि योर बॉडी इज लाइक अ श्राइन, रिस्पेक्ट इट, एंड योर होम इज योर फोर्ट। अगर आपने लड़ाई करनी है इस कोरोना वायरस के खिलाफ, तो आप अपने घर के किले की 4 दीवारों के अंदर से कीजिए, और अपनी रिस्पेक्ट कीजिए, अपनी बॉडी की रिस्पेक्ट कीजिए। क्योंकि मैं एक ऐसी जगह से हूँ आरजू कि 2005 में यहाँ पर अर्थक्वेक आया था, तो मुझे पता है कि जब ऐसी कोई वबाई या कोई ऐसी सूरत हाल होती है आफत ज़दा, तो उसमें जब लोग चले जाते हैं, क्योंकि इंसानी जानें बहुत कीमती होती हैं, सोसाइटीज जो होती हैं वो उन्हीं से बनती हैं। अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान में लोग इस तरह से गिरना और मरना शुरू हो गए, आज हमारे अंदर एहसास है, आज मोहब्बत है, आज हम यूनिटी से फिर अपनी सोसाइटी को खड़ा कर सकते हैं। मगर कल अगर किसी और के घर में खुदा न खास्ता गम है, मेरे घर में गम है, कि मेरे दोस्त के घर में गम है, तो हमें तसल्ली देने वाला कौन होगा? तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सेव ईच एंड एवरी लाइफ इन पाकिस्तान। लेकिन खैर वो अर्थक्वेक तो थोड़े दिन पहले भी आया था मारिया, अगर आपको याद हो। बिल्कुल बहुत हाँ, वो तो है, पर 2005 में तो बहुत नुकसान हुआ था आरजू। सिर्फ अराउंड 80,000 जो थी वो यहाँ पर बात हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे ये बताएं कि आप समझती हैं कि ये लॉकडाउन सख्त होना चाहिए, या जैसे कि मेडिकल एक्सपर्ट्स 2-3 दिन से कह रहे हैं कि 2 हफ्ते का जो है वो कर्फ्यू लग जाना चाहिए। कल हमारी बात हुई थी यूके में जो डॉक्टर अजहर असलम है उनके साथ, तो वो तो ये कह रहे थे कि ये कहा जाता है वहां पे कि 28 डेज का सख्त किस्म का लॉकडाउन हो, तभी ये सब कुछ कंट्रोल होगा। तो आपके ख्याल से थोड़ी सख्ती होनी चाहिए? ये जो मसाजिद खोल दी हैं, मार्केट्स खोल दी हैं, ये सब गलत है? बिल्कुल आरज़ू, ये मेरा ख्याल है कि हमने इस चीज़ को सीरियस नहीं ले रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी कह रहे हैं कि हम किसी तरह से बच जाएँगे, ये तो अमेरिका के लिए था, ये यूके के लिए था। ऐसा नहीं होता। जब भी वबाई अमराज़ आते हैं, मैंने जैसे पहले भी कहा, नव रंग, नस्ल और मज़हब देखकर नहीं आते हैं। मेरा ख्याल है कि ये रमज़ान का बाबरकत महीना ज़रूर है। तो वही बात है कि हमने अपनी हिफाजत खुद करनी है, और ये जो जो भी इस वक़्त चल रहा है वो बिल्कुल सही नहीं है। इसलिए कि देखिए, जब आप अपनी जंग की सी सूरत-ए-हाल होती है, जंग की सूरत-ए-हाल में आप फौजियों को मैदान में उतारेंगे, आप उनको बॉर्डर पे उतारेंगे, तो क्या आप उनको इक्विपमेंट्स दिए बगैर उतार देंगे? ताकि देखिए, ऐसा कभी भी नहीं होता। अब ये लोगों गवर्नमेंट को भी ये समझना चाहिए, ये भी एक जंग ही सी जैसी सूरत-ए-हाल आप इसको दिमाग में लें, और ये देखिए कि जो आपके जितने भी हेल्थ फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स हैं, वो एक्चुअली सफर हो रहे हैं ना। उनके पास पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स हैं, जो कि सिर्फ उनको वो ये चाहिए इस वक्त। क्योंकि अगर उनके पास इस वक्त बहुत सारे लोग अस्पताल जाएंगे, विजिट करेंगे, अगर वो इफेक्ट होना शुरू हो गए, तो आरजू हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि पहले ही WHO की 2018 की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 1500 लोगों के ऊपर एक डॉक्टर है, और फिर ऐसी ही सूरत हाल जो है वो बाकी भी हेल्थ वर्कर्स की है। हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, कहाँ से हम फिर मदद मांगते फिरेंगे? क्योंकि इस वक्त तो पूरी दुनिया एक गम की सी सूरत हाल में से है, जंग की सी सूरत हाल में से है। हर इंसान, हर मुल्क चाह रहा है कि उसकी इंसानी जानों का ज़िया ना हो, क्योंकि हर मुल्क ये जानता है कि जब भी इंसानी जानों का ज़िया होता है, तो सोसाइटी में किस किस्म की अफरा-तफरी होती है। तो उस अफरा-तफरी को बचाने के लिए मेरे ख्याल से इकोनॉमिकली तो बहुत सारे लोग जो है वो रिकवर कर जाएंगे, क्योंकि
20 में भी ये चीज डिस्कस हुई कि बहुत सारे ममालिक के कर्जे माफ कर दिए जाएंगे। इस वक्त बात जो है वो इस चीज की नहीं है कि हमें पेट्रोल चाहिए, हमने सॉरी हमें ये ऑयल चाहिए। तो देखा आपने ऑयल की भी कीमत जो थी वो पानी की कीमत से भी कम हो गई। तो ये चीजें हैं कि इस वक्त सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि इंसानी जान का जिया ना हो। बिल्कुल तो ठीक। गवर्नमेंट इसमें आई एम नॉट सेटिस्फाइड एट ऑल कि इस वक्त जो है वो लोग भी और जो अभी जो नरमी कर दी गई है वो किसी सूरत हाल से हमें फेवर नहीं करती है, क्योंकि ये वायरस जो है ये टाइम लेता है 2 दिनों से 14 दिनों के दरमियान में। अगर कल या परसों तरावी शुरू हो गई तो आप ये सोचे कि मिड रमजान में खुदा न ख्वास्ता अगर आपके पास हजारों की तादाद में केसेस आना शुरू हो जाते हैं और पाकिस्तान में इस कदर अफरा तफरी होती है कि हमारे जो जिन डॉक्टर्स को अभी तक हमने पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स नहीं दिए हैं, अगर वो सफर करना शुरू कर देते हैं, तो जहां पर अमेरिका और यूके के इतने बड़े बड़े जो हेल्थ जो सिस्टम्स हैं वो क्लैप्स कर गए हैं, तो हम कहाँ पर खड़े हैं? हमारे तो पहले ही हमारे पास इन चीजों का फुकदान है। बिल्कुल सही, हमें इस रियलिटी को मानना पड़ेगा और समझने की जरूरत है कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। मारिया, मुझे ये बताएं कि दोबारा हम कश्मीर पे जाते हैं। मुझे बताइए कि कश्मीर में कितनी जबानें बोली जाती हैं, कश्मीरी के अलावा, कश्मीरी को भी आप काउंट करें, मगर और मजीद कितनी जबानें बोली जाती हैं? देखिए जो ज्यादा जो जुबानें हैं वो यही हैं, जो एक तो वादी के अंदर जो कोशर बोली जाती है, जम्मू रीजन के अंदर जो है वो पहाड़ी गोजरी बोली जाती है, कुछ रीजन्स में पोटोहारी हिंदको का भी डायलेक्ट शामिल है। ऐसे तो बहुत सारी, और फिर उसके अलावा ऐसा भी है कि हमारे यहाँ पर बहुत एक तादाद ऐसी भी है जो कि पश्तो स्पीकिंग लोगों की भी है। उर्दू तो जाहिर है सरकारी जबान है, अंग्रेजी भी स्कूलों में पढ़ाई जाती है, तो जुबानें तो हैं काफी। हमें ये क्यों सुनने को मिलता है खासतौर पे इंडियन चैनल्स से कि कश्मीर में कश्मीरी बोलने वाले बहुत कम हैं, ऐसा क्यों है? देखिए आप तो इंडियंस को एक ही जवाब दिया कीजिए, क्योंकि जब मैं भी एक दफा छोटी थी तो मुझे भी, इतनी छोटी नहीं थी खैर, मगर ये कि मुझे आई हैड एन अपॉर्चुनिटी टू विजिट इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो वहां पर सीएम साहब जो थे वो मुफ्ती सईद साहब थे, उन्होंने हमें अपने घर में इनवाइट किया था, तो उन्होंने मेरे साथ कश्मीरी बोलना शुरू कर दी। खैर जितनी मुझे आती थी, क्योंकि इट्स माय मदर टंग, बट हम थर्ड जनरेशन है, बहुत ज्यादा फ्लुएंट नहीं है उसमें, पर जितनी आती थी मैंने कोशिश की कि अंग्रेजी उर्दू में उसका जवाब दे के और थोड़ा थोड़ा मिक्स करके दूं। तो ही टोल्ड मी कि यू आर नॉट कश्मीरी बिकॉज यू कांट स्पीक कश्मीरी। तो मैं उस वक्त तो थोड़ी सी घबरा के चुप हो गई, पर मैंने महबूबा मुफ्ती को कंप्लेन की बाद में खाने के दौरान। मैंने कहा कि ये कैसे कह सकते थे मुफ्ती साहब, क्योंकि देखिए इंडिया का भी इतना कल्चर डाइवर्स है, इतनी स्टेट्स हैं, वहां पर तो सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में जुबानें बोली जाती हैं। तो अब अगर तमिलनाडु का बंदा जो है वो अगर दिल्ली वाले की तरह बोलेगा नहीं, हिंदी नहीं बोलेगा, तो इसका मतलब है कि वो इंडिया का हिस्सा नहीं होगा। जी। ऐसा नहीं है कि आप जो लोगों को जज करें कि अगर आपकी जुबान जो है वो मादरी जुबान आपको किसी वजह से नहीं आती, क्योंकि वही बात है कि वो माइग्रेट कर आए उस टाइम पे, और फिर हम तो जिस जगह में पैदा हुए वहां पे उर्दू अंग्रेजी पढ़ाई और लिखाई जाती थी और बोली जाती थी, तो हमने ऐसे सीखा। पर जो भी है, मगर ये कि आप इस चीज को एक्सेप्ट करें, डाइवर्सिटी जो है वो एक अच्छी खूबसूरत चीज है। देखिए, मगर कोशर जो है वो हमेशा से वैली में ही बोली जाती थी, कुछ पुंछ रीजन्स में बोली जाती थी, मगर जो बड़े रीजन्स हैं उनमें अभी भी जो है वो गोजरी, हिंदको, पहाड़ी, ये ये जुबानें तो बोली जाती हैं। ये तो मारिया आपको मालूम ही होगा कि ये तो उर्दू और पश्तो और पंजाबी के लिए भी कहा जाता है कि वो हर कुछ किलोमीटर पे वो लैंग्वेज चेंज होती चली जाती है। तो जैसे एग्जैक्टली, डायलेक्ट चेंज हो जाता है, बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ से मारिया क्लोजिंग की तरफ चलूंगी, और लेकिन जाने से पहले आपने मुझे एक कश्मीरी का गाना सुनाना है जो आप बहुत अच्छा गाती हैं, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है। और थैंक ठीक है, ठीक है। यू। मैं ट्राई करती हूँ, अगर किसी को ज्यादा अच्छा ना लगा या लगा कि मैं कोई गलत गा रही हूँ तो मैं पहले से ही उससे माफी मांग लेती हूँ, प्लीज माफ कर दीजिएगा, पर आरजू की फरमाइश है तो मैं थोड़ा सा, यूजुअली वो इस तरह की चीजें हैं जो जैसे फोक सॉन्ग्स होते हैं और आप बचपन से घर में सुन रहे होते हैं बड़ों के दरमियान में बैठ के, तो आपकी मेमोरी में थोड़े से रह जाते हैं। तो ये वो वाला है जो मैं आपको सुनाने लगी हूँ। कथ्यों छक नुंद पाने वलोमा
शोक मिया ने कथ्यों चुक नंद पाने वलोमा शोक मिया ने मैं कोर में चान चायने वलोमा शोक मिया ने शराब प्याल भरियो गुलाबन माल करियो खुदाया कलमइयो वलोमा शोक मिया ने मैं कोर में चान चायने वलोमा शोक मिया ने। Thank you so much, Maria. So kind of you. और हम उम्मीद